नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। बिहार स्पेशल सीरीज के अंतर्गत पीछे हमने बिहार की राज्य व्यवस्था देखा था और उसके अंतर्गत जहाँ से भी जैसे भी प्रश्न बन सकते थे वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर करने की प्रयास की। आज से हम एक नया विषय वस्तु यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसकी सबसे अधिक मांग थी, यानी कि अगर देखें तो बिहार का आधुनिक इतिहास। तो बिहार का आधुनिक इतिहास प्रारंभ करने के क्रम में सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चाहे हम भारत का इतिहास पढ़े, आधुनिक भारत का इतिहास, तो वहाँ पर भी सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार के इतिहास में जब हम आधुनिक बिहार का इतिहास कर रहे हैं तो उसके क्रम में भी हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि यहाँ पर देखेंगे, है ना। थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखेंगे कि यूरोप में ऐसा क्या क्या हुआ कि यूरोपीय जो कंपनियां थी वो भारत में आई, क्या क्या कारण रहा, थोड़ा सा शॉर्ट में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि भारत के इतिहास में आप सभी ने बड़े ही डिटेल में उसको किया होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखेंगे, क्या क्या कारण रहे जिसके परिणाम स्वरूप भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। साथ ही यहाँ पर भारत में किस क्रम में आते हैं, उसके बाद हम सीधे आएंगे बिहार पर और बिहार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए, इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो हम उन कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। साथ में लिखते हुए चले तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि एक दो बार मैं यहाँ पर रिपीट भी कर दूंगा। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियां जो थी, यूरोप में क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण ये जो कंपनियां थी ये भारत आई। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है आप सभी को पता होगा, है ना। छोटे स्तर पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्या था, औद्योगिकरण। ठीक है, पॉइंट पॉइंट भी आप लोग लिखते हुए चले तो ज्यादा अच्छा होगा। औद्योगिकरण की बात करें तो यूरोप में जो 15वीं से 19वीं शताब्दी थी, इस समय काल में देखें, है ना, ये जो समय काल था 15 से 19वीं शताब्दी के बीच का, यहां पर बड़े स्तर पर औद्योगिकरण यहां पर देखने को मिला। विनिर्माण का कार्य में बहुत तेजी हुआ। साथ ही यहां पर जो प्रौद्योगिकी थी, प्रौद्योगिकी में भी बड़ी तेजी हुई, है ना, बड़ा ही तीव्र इसमें वृद्धि हुआ। किसमें, विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी के कार्य में। जब यहां पर बड़े स्तर पर विनिर्माण होगा तो विनिर्माण जब भी होगा तो वहां पर जो भी चीजें बनेंगी उसको बेचने हेतु हमें बाजार की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए यहां पर यूरोप में जो औद्योगिकरण हुआ, इसी का परिणाम क्या हुआ कि विनिर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसलिए जो वहां पर उत्पादन हुआ करता था, उत्पादन हेतु नए नए बाजारों की आवश्यकता पड़ी, जहां पर इन सभी चीजों को, नए नए वस्तुओं को यहां पर क्या किया जा सके, बेचा जा सके। तो पहला तो कारण के रूप में हम यही देख सकते हैं, क्या, औद्योगिकरण, है ना। जो औद्योगिकरण हुआ इसी के परिणाम स्वरूप नए नए बाजारों की आवश्यकता पड़ी, खोज पड़ी, इसलिए जो ये कंपनियां थी इन सभी क्षेत्रों में क्या हुई, इनका आगमन हुआ। ठीक है, छोटे स्तर पर जा रहे हैं, डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। दूसरा यहां पर हम देख सकते हैं जो वहां का समाज था। पहले अगर यूरोप का समाज देखें तो वहां पर सामंती अर्थव्यवस्था थी, लेकिन इस समय काल में देखें तो इस समय काल में ये जो अर्थव्यवस्था थी ये बदल रही थी, सामंती अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ये परिवर्तित हो रहा था। तो दूसरा हम यहां पर देख सकते हैं समाज में परिवर्तन। कहां से कहां, सामंती अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, तो दूसरा कारण के रूप में हम ये देख सकते हैं। तीसरा कारण हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति थे मार्को पोलो, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मार्को पोलो जो है, इनका समय काल अगर देखें तो 1254 से 1324 तक इनका समय काल है। तो इन्होंने चीन का यात्रा किया और यात्रा करने के पश्चात जो इन्होंने वृतांत प्रस्तुत किया, उस वृतांत में इन्होंने बोला कि जो पूर्व में है, पूर्व की जितने भी देश है वहां पर बेशुमार धन संपदा है, बड़ी ही वहां पर समृद्धि है। तो ये जो वृतांत उन्होंने जाकर यूरोप में सुनाया तो इससे भी यूरोप के लोग प्रभावित हुए और ये जो धन संपदा थी, है ना, यहाँ की समृद्धि थी, ये यूरोपीय लोगों को आकर्षित किया। तो कारण के रूप में तीसरा कारण हम ये भी देख सकते हैं, मार्को पोलो का वृतांत। क्लियर है, तीन चीजें समझ में आई। चलिए चौथा कारण हम यहां पर देख सकते हैं, जो उत्तर मध्य काल का समय था, है ना, उत्तर मध्य काल का जो समय काल था, इसके दौरान
पुनर्जागरण संबंधी, पुनर्जागरण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विश्व इतिहास का ये विषय है, तो यहां पर उसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो उत्तर मध्यकाल के दौरान पुनर्जागरण संबंधी विचारों का यहां पर उदय हुआ और इसका भी यहां पर महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो अगला हम क्या लिख सकते हैं, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण। अगला कारण हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इसी समय काल पर यहां पर यूरोप में व्यापारियों, है ना, व्यापारियों का, व्यवसायियों का और बैंकरों का, है ना, व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदय यहां पर देखने को मिले, है ना। तो इनके उदय से यूरोप में एक नए प्रकार के मध्यम वर्ग का उदय हुआ। किसके कारण, जो यहां पर व्यापारी, यहां पर विनिर्माण बड़े स्तर पर होने लगा, इससे व्यापारियों का उदय हुआ, व्यवसायियों का उदय हुआ, साथ ही वहां पर वित्त संबंधी यानी कि बैंक और वित्त से संबंधित जो भी लोग थे, इन सभी का उदय हुआ। और इससे क्या हुआ कि यूरोप में एक नए प्रकार के मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और ये जो मध्यम वर्ग जो था वो यहां पर जो पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के साथ साथ यहां पर जो सुधार आंदोलन चलाई गई थी, इन सभी से ये बेहद प्रभावित थे। तो यहां पर ये नवीन जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, इन्होंने भी इन सब में दिलचस्पी दिखाई। इसको भी हम एक कारण के रूप में देख सकते हैं। तो इससे हम क्या बोलेंगे, नवीन प्रकार के मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, ये एक कारण के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बाद और भी कारणों को देखें, है ना, अगले कारण के रूप में हम देख सकते हैं और भी कारणों को देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो 15वीं शताब्दी, है ना, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक यहां पर केंद्रीयकृत राज्यों का, है ना, राज्यों का यहां पर उदय हुआ। कब, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक बड़े बड़े राज्यों का यहां पर उदय हुआ। साथ ही यहां पर इसके साथ ही शक्तिशाली राजाओं का भी उदय हुआ। और ये जो राजा थे जिनका उदय हुआ, इन लोगों ने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, है ना। पहले भौगोलिक खोजों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। यहां पर देखिए, थोड़ा सा इतिहास में जाए तो थोड़ा जटिलता आ जाएगी, वहां पर हम नहीं जाएंगे। जब भारत का इतिहास करेंगे वहां पर डिटेल में मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा। ये बस पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं ताकि बिहार वाला अच्छे से लिंकअप कर सके। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। इसके साथ ही शक्तिशाली राजाओं का भी उदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। और साथ ही जो भी खोजी लोग थे, जो खोज में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे, उनके लिए वित्तीय मदद भी उपलब्ध करवाई। इसी के परिणाम स्वरूप देखे, है ना, इसी के परिणाम स्वरूप लोग इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे। ऐसी दिलचस्पी दिखाने में जो मुख्य देश था, मुख्य देशों में देखें तो पुर्तगाल और स्पेन, ये दो ऐसे देश थे जो इसमें जो भौगोलिक खोज थी, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। जो भी खोज से संबंधित लोग थे उनको वित्तीय मदद भी मुहैया करवाई। तो ये भी एक कारण के रूप में यहां पर देखा जा सकता है। तो इसका टॉपिक हम क्या डाल सकते हैं, नवीन राज्य और नवीन राज्यों और शक्तिशाली राजाओं का उदय। ठीक है, एक और कारण यहां पर देख सकते हैं, है ना। एक और कारण अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो 15वीं शताब्दी है ना, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नक्शा बनाने का जो कार्य था, पहले नक्शा बनाने में बहुत तेजी होता था, लेकिन यहां पर प्रिंटिंग का काम बड़े स्तर पर होने लगा, तेजी से होने लगा। परिणामतः यहां पर नक्शे बनाने का जो कार्य था उसमें तेजी से विकास हुआ। इसके साथ ही कंपास की खोज हुई, है ना, खगोल से संबंधित यहां पर प्रेक्षणशाला बनाए गए। साथ ही बारूदों, जो यहां पर बारूद की खोज की गई, बारूद बनाया जाने लगा। इन सभी ने क्या किया, ऐसे जो प्रौद्योगिकी थे, इन सभी ने जो भी खोज से संबंधित व्यक्ति थे उन सभी की अधिक यहां पर सहायता की। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, नक्शा बनाने का कार्य, है ना, नक्शा बनाने का कार्य, इसमें क्या हुआ, विकास हुआ। साथ ही क्या हुआ, साथ ही देखें तो यहां पर बारूद की खोज हुई, है ना, कंपास की खोज हुई। ये सभी कारण रहे। इन सभी कारणों से क्या हुआ, इन सभी कारणों से जो भी यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत की तरफ आने के लिए आकर्षित हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अगर देखें तो जो वहां पर पुनर्जागरण था, पुनर्जागरण का अभ्युदय,
है ना। उसके बाद ही वहां पर जो कृषि था, कृषि में लोग निवेश करते थे, उसमें बहुत ही कम लाभ होने लगा। तो पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि निवेश में कम लाभ का होना, उसके बाद जो वहां पर कंपनियां नए नए बनी है ना, तो उनके लिए कच्चे माल चाहिए, तो कच्चे माल की आवश्यकता भी थी। साथ ही जो वहां पर उत्पादन होता था, तो उत्पादन को बेचने हेतु नए बाजारों तक पहुंच की आवश्यकता थी। साथ ही जो पूर्व की धन संपदा का धर यहां पर मार्को पोलो के वृत्तांत से जो धन संपदा की बातें इन लोगों को पता चली, उसकी आकर्षण है ना, वो इन लोगों को आकर्षित किया। साथ ही वहां पर जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म का प्रचार, और इसके साथ ही हम एक और चीज देख सकते हैं कि यूरोप में जो सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद स्थापित हो रहा था, ये सभी कारण रहे जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें समझ में आई, कारण क्या क्या रहे। इन सभी कारणों को मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है। फिर भी अगर मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आता है तो इस 7 पॉइंट पे आप बड़े अच्छे से उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर अगला टॉपिक हम देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहां से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद से हम सीधे आते हैं बिहार वाले पर। तो भारत में बात करें तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले तो यहां पर कौन आए, पुर्तगाली, है ना। तो भारत में सबसे पहले यूरोपीय में कौन आया, पुर्तगाली। कब, 1498 में वास्को ड गामा आए थे, है ना, 1498 में आए। साथ ही ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई। तो कंपनी की स्थापना की बात करें तो कंपनी की स्थापना भी इनकी कब हुई थी, 1498 ईस्वी में। तो 1498 में ही इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में आने के बाद इनकी जो व्यापारिक केंद्र थी, व्यापारिक केंद्र की स्थापना कब हुई। व्यापारिक केंद्र या फिर उसी को कोठी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर व्यापारिक केंद्र की बात करें, ठीक है, तो व्यापारिक केंद्र पुर्तगाली सर्वप्रथम कब है, 1498 ईस्वी में। इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई, 1498 ईस्वी में। कहां, व्यापारिक केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहां किए, कोचीन में। सर्वप्रथम कोचीन में इन्होंने अपनी व्यापारिक केंद्र थी उसकी स्थापना की। और समय काल देखें तो कब, 1503 ईस्वी में। ठीक है, 1503 ईस्वी में। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में प्रथम क्रम क्या है, पुर्तगाली का। कब है, 1498। कंपनी की स्थापना कब हुई, 1498 में। व्यापारिक केंद्र की बात करें तो सबसे पहली व्यापारिक केंद्र भारत में इन्होंने कोचीन में स्थापित किया। समय काल कब है, 1503 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहां पर देखें तो क्रम में दूसरे पर आते हैं कौन, डच। और डचों का समय काल देखें तो कब आते हैं ये, 1595 ईस्वी में। कब आते हैं, 1595 ईस्वी में। आने के बाद अगर देखें तो ये तो पहले आ गए, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना की बात करें तो कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। और जब ये भारत में आते हैं तो भारत में सर्वप्रथम मसूलीपट्टम में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। और समय काल देखें तो कब, 1605 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1605 ईस्वी में। उसके बाद क्रम में देखें तो तीसरे क्रम में आते हैं यहां पर कौन, अंग्रेज। तीसरे क्रम में आते हैं अंग्रेज। कब, 1600 ईस्वी में। ठीक है, कंपनी कब स्थापित होती है, 1600 ईस्वी में। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम इनकी कंपनी कहां स्थापित हुई, सूरत में। ठीक है, कब, 1600। समय काल देखें तो 1608 ईस्वी। क्लियर है। एक और देख लेते हैं, चौथे की बात करें तो चौथे नंबर पर यहां पर कौन आया, फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आए फ्रांसीसी कंपनी। कब, 1664 ईस्वी में। कब आए, 1664 ईस्वी में। कंपनी कब स्थापित हुई, 1664 में ही। तो 1664 में ही इनकी कंपनी स्थापित हुई। भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किए, सूरत में।
और कब? आने के 4 साल बाद, यानी कि 1668 ईस्वी में। ठीक है, तो 4 देखते हैं मुख्यतः, अगर देखें तो 3-4 और हैं, लेकिन वहां से प्रश्न ना के बराबर पूछे जाएंगे। तो यहां पर हमने देखा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था उसका क्रम हमने देख लिया। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली की बात करें तो 1498 में आए, है ना। डच कब? 1595 में, अंग्रेज 1600 में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर देखें तो अंग्रेज बाद में आते हैं तीसरे नंबर पर, लेकिन इनकी कंपनी पहले ही स्थापित हो जाती है, यानी कि डच यहां पर कंपनी की स्थापना डच की कब होती है? 1602 ईस्वी में, जबकि अंग्रेजों की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो जाती है। तो यहां पर कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं बच्चे जब वहां पर ऑप्शन देखते हैं। तो कंपनी की स्थापना का अगर क्रम पूछा जाए तो क्या होगा हमारा? सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, ठीक है, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। लेकिन आगमन का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये बातें क्लियर है? चलिए अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। यहां पर क्या? बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए अब टाइटल डालिएगा, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात करें तो यहां पर भी सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली। और पुर्तगाली यहां पर आए और आने के साथ ही अपना व्यापारी केंद्र कहां पर स्थापित किए थे? हुगली में। बिहार का भी क्षेत्र देखें तो उस समय काल बंगाल के अंतर्गत ही आया करता था। तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों की बात करें तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए और ये अपना व्यापारिक केंद्र जो था वो हुगली में स्थापित किए। यहीं से, यहां हुगली की बात करें तो हुगली से ही ये क्या करते थे? नदी के माध्यम से, है ना, नदी के माध्यम से, नाव के माध्यम से ये पटना आया करते थे। तो कहां स्थापित किए? हुगली की बात करें, मान लीजिए हुगली यहां पर है, ठीक है, यहां से ये गंगा नदी थी और यहां पर पटना अवस्थित है। तो यहां से क्या करते थे? ये नावों के माध्यम से, नदी के माध्यम से ये पटना आया करते थे। पटना की बात करें तो पटना ये लोग व्यापार हेतु आया करते थे। ठीक है, यहां पर देखिए तो 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने, है ना, 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित किया। इस समय काल पर देखें, मध्यकाल के समय काल से ही बिहार में सोरे का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता था। और यहां पर देखें तो जो हमारा सारण जिला है, सारण जिला में सोरे का बड़े स्तर पर उत्पादन भी किया जाता था। तो यहां पर बिहार में अगर देखें तो अगर सोरे की बात करें तो सोरा क्या है? इससे बारूद का निर्माण होता था और बारूद का निर्माण युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, चाहे हमें बुलेट बनाना हो या फिर बम बनाना हो। तो यहां पर देखें तो सारण जिला वाला जो क्षेत्र है, यहां पर सोरे का उत्पादन बड़े स्तर पर होता था। और जो भी यहां पर यूरोपीय कंपनियां थी उन लोगों में हमेशा कंपटीशन हुआ करता था सोरे पर एकाधिकार हेतु। तो 17वीं शताब्दी के अगर देखें तो 17वीं शताब्दी के मध्य तक जो डच थे, डचों ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे के गोदाम स्थापित कर लिया था। 1632 ईस्वी में देखें, डेट आप लोग लिखते हुए चले तो ज्यादा सही होगा। 1632 ईस्वी में डचों ने सबसे पहले पटना कॉलेज, है ना, कहां? पटना कॉलेज। 1632 ईस्वी में डचों ने सबसे पहले पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत था, उत्तरी इमारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कब? 1632 ईस्वी में। ठीक है, कहां? पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। चाहे फैक्ट्री हो, कोठी हो या फिर व्यापारिक केंद्र हो, सारा चीज एक ही है। एक ही जगह के लिए ऐसे ऐसे नाम प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी जो अभिरुचि थी, किनकी? डचों की अभिरुचि जो थी वो सूती वस्त्र, है ना, साथ ही चीनी, सोरा और अफीम, इन सभी से संबंधित व्यापार में अत्यधिक थी। व्यापारिक जो अभिरुचि किसमें थी? सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि में। 1662 ईस्वी में बंगाल में डच मामलों के प्रधान थे नाथियास वेंगडेन, है ना, नाथियास वेंगडेन बरुक। फिर से बोलता हूं, 1662 ईस्वी में बंगाल में डच मामलों के प्रधान थे नाथियास वेंगडेन बारूक। इन्होंने मुगल सम्राट इस समय काल पर देखें तो कौन था? औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापार से संबंधित एक फरमान
प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत बिहार, है ना, बंगाल और उड़ीसा, इन सभी के लिए एक फरमान व्यापार से संबंधित प्राप्त किया था। कौन? नाथियास वैंगडेन बारूक। ये कौन था? डच मामलों के प्रधान था। कब प्राप्त किया था फरमान? 1662 ईस्वी में। ठीक है, 1662 ईस्वी में। ठीक है। डच यात्री, एक डच यात्री की बात करें, डच यात्री कौन है? ट्रेवर नियर। ये क्या है? एक डच यात्री है, डच यात्री। इसकी बात करें तो डच यात्री ट्रेवर नियर 21 दिसंबर 1665 ईस्वी, कब? 1665 में कब? 21 दिसंबर 1665 ईस्वी को ये पटना पहुंचा। कौन है? ये एक यात्री है। ये पटना पहुंचा और पटना के साथ ही पटना से ये छपरा की यात्रा की थी। जब ये यात्रा कर रहा था उस समय देखे तो छपरा में सोरे का शुद्धिकरण का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता था। इसके वृत्तांत से पता चलता है। ठीक है, तो कब ये आया? 1665 ईस्वी में पटना पहुंचा, पटना से छपरा गया, और छपरा में जब ये गया उस समय काल पर वहां पर सोरे का शुद्धिकरण का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता था। सोरे की बात करें तो सोरे पर एक अधिकार के लिए जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और साथ ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच, इन दोनों के मध्य में हमेशा ही तनाव बना रहता था। प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? सभी को पता है, अंग्रेजों का विजय हुआ, और अंग्रेजों के विजय के साथ ही डचों की स्थिति यहां से दयनीय होने लगी। यहां पर बात करें तो 1758 ईस्वी में अंग्रेजों ने बिहार में सोरे के व्यापार पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया। कब? 1758 ईस्वी में। 1757 में प्लासी हुआ। प्लासी युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज विजयी हुए। इसके साथ ही इनका अस्तित्व यहां पर बढ़ने लगा। उसके बाद देखें तो 1758 में इन्होंने क्या किया? यहां पर जो भी सोरे का व्यापार था उस पर अंग्रेजों ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। उसके बाद नवंबर 1759 में क्या हुआ? सबको पता है। नवंबर 1759 में क्या हुआ? बेदारा का युद्ध हुआ, और बेदारा का युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने पराजित किया, और इसके साथ ही डचों का अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया। लेकिन ये जो यहां पर युद्ध हुआ, इसमें जो इनकी अस्तित्व थी समाप्ति जैसी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो अपना यहां पर 2 माल गोदामों को सुरक्षित रख पाए। कौन कौन सा? एक तो पटना का एक माल गोदाम कौन था? पटना का। और दूसरा यहां पर बात करें तो तीन कुसा, है ना, तीन कुसा कासिम बाजार। दूसरा क्या था? तीन कुसा कासिम बाजार। ठीक है, तो युद्ध में ये तो पराजित हो गए, लेकिन किसी भी तरह से ये 2 माल गोदाम ये बचाने में सफल रहते हैं। पटना का माल गोदाम और तीन कुसा कासिम बाजार का माल गोदाम ये सुरक्षित रखने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद देखें तो 1780-81 में, 1780-81 की बात करें तो 1780-81 में यूरोप में देखें तो एक युद्ध हुआ, है ना, ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच। तो 1780-81 में यूरोप में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध वहां छिड़ा, कहां? यूरोप में। लेकिन जब यूरोप में युद्ध छिड़ा, इसके साथ ही बिहार में भी इन दोनों कंपनियों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। ठीक है, छिड़ा कहां? यूरोप में, और तनावपूर्ण संबंध बिहार में भी देखने को मिला। उसके बाद देखें 10 जुलाई 1781। कब? 10 जुलाई 1781। 10 जुलाई 1781 की बात करें तो इस दिन क्या हुआ? 10 जुलाई को पटना मिलिशिया के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? मेजर हार्डी। नाम चाहे तो आप लिखते हुए चले, वो भी ज्यादा सही होगा। तो पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? मेजर हार्डिंग। इन्होंने क्या किया कि पटना स्थित जो डच माल गोदाम थे, डच माल गोदाम को जब्त कर लिया। कब? 10 जुलाई 1781 ईस्वी को। उसके बाद देखें तो छपरा और सिंधिया की जो डच फैक्ट्री थी, है ना, छपरा और सिंधिया में जो डच फैक्ट्री थी उसको भी अपने कब्जे में इन्होंने ले लिया। उसके बाद एक डेट महत्वपूर्ण है, 8 अक्टूबर 1784। कब? 8 अक्टूबर 1784। 8 अक्टूबर 1784 को डच कंपनी, है ना, डच कंपनी को जो भी उनका गोदाम लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया।
लिया कब गया? 1781 में, और 84 में इसे पुनः वापस कर दिया गया। लेकिन फिर देखें तो 1795 ईस्वी में फिर से फ्रैंको डच युद्ध हुआ, है ना, फ्रैंको डच युद्ध हुआ, और उसके कारण भारत में जितने भी डच ठिकाने थे सभी को अंग्रेजी सरकार अपने अधीन कर लिया। लेकिन फिर देखें 1795 में अपने अधीन किया, लेकिन 1817 में, ठीक है, 1817 में क्या हुआ? 1817 में पुनः इसे वापस कर दिया गया। लेकिन देखें तो अंततः 1824-25 की बात करें तो 1824-25 में अंततः डच व्यापारी केंद्रों का अंतिम रूप से क्या किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। कब? 1824-25 में, और इसी के साथ डचों का अस्तित्व यहां से समाप्त हो गया। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है जितनी सारी बताई। कब? 1824-25 में जितने भी डच व्यापारिक केंद्र थे बिहार में, सब के सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इसको मिला लिया गया, और इसी के साथ बिहार से डचों का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, तो डच से क्लियर है सारी संबंधी। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं यहां पर हम फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। सारी चीजें नोट करते हुए चलें। आप लोग बोलते हैं कि सर नोट्स नहीं बनता। नोट्स कैसे नहीं बनेगा? अगर कहीं पर छूट गया वीडियो को वहां पर पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद फिर से उसको लिखिए, क्योंकि लाइव चल नहीं रहा है, ये वीडियो है, और वीडियो को आप लोग पॉज करके सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर मैं बोर्ड पर लिखूं तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इतने बोर्ड पे नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं ऐसे करवा रहा हूं और सारी चीज़ें समझा भी रहा हूं, 1 से 2 बार भी मैं इसको बोल भी रहा हूं। अब देखते हैं बिहार में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन, है ना, किसके नेतृत्व में? फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, हमने क्या देखा कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में कब किया गया था? 1664 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, मार्टिन ने 1674 ईस्वी में, मार्टिन जो थे उन्होंने 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना की, और शीघ्र ही उन्होंने माही, कराईकल एवं दूसरे जगहों पर फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। कुछ वर्षों के उपरांत फ्रांसीसियों ने बंगाल में प्रवेश किया और चंद्रनगर की स्थापना की। तो चंद्रनगर की स्थापना कौन किया? फ्रांसीसियों ने। ठीक है, तो वहां पर जाकर चंद्रनगर की स्थापना की, और इसके तत्काल बाद ही 1734 ईस्वी में उन्होंने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। कब? 1764 ईस्वी में। कहां? पटना में। ठीक है, फैक्ट लिखते हुए चलिएगा। तो 1764 ईस्वी में इन्होंने पटना में अपने माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी की बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी जो थी, इसकी जो मुख्य दिलचस्पी थी बिहार में सोरा प्राप्त करने के अंतर्गत थी। यानी कि इनकी भी इच्छा क्या थी कि बिहार से जितना भी सोरा है, सोरा को हम प्राप्त करें। अपने प्रभुत्व और व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच हमेशा ही तनाव की स्थिति बनी रहती थी। अंग्रेजी कंपनी सोचती थी कि हम आगे रहें, फ्रांसीसी कंपनी सोचती थी कि हम आगे रहें। इसी दृष्टिकोण से दोनों में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी। अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने मार्च 1757 में, है ना, मार्च 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। कब? मार्च 1757 में किस पर? चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार में, है ना, कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख, है ना, फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख कौन था? यहां पर देखिए तो एम जियालो, है ना, फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख कौन था कासिम बाजार में? एम जियालो। उसको बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। जियालो ने 2 मार्च 1757, कब? 2 मार्च 1757, 2 मार्च 1757, डेट लिखते हुए चले। 2 मार्च 1757 को भागलपुर पहुंचा, और यहां से 3 जून को ये क्या किया? पटना आया। 3 जून को कहां आया? पटना। क्लियर है? सारी चीजें लिखते हुए चलिएगा। तो 3 जून को ये पटना आया, और पटना में
पटना में बिहार के डिप्टी गवर्नर थे उस समय काल पर राजा राम नारायण। राजा राम नारायण, ठीक है। तो जब ये पटना पहुंचे उस समय काल पर वहां के डिप्टी गवर्नर कौन थे? राजा राम नारायण। उन्होंने इसका स्वागत किया और बैरक के निर्माण के लिए जगह प्रदान की। प्लासी के युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, है ना, जब उनका प्लासी के युद्ध में विजय हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन बिहार के जो जनरल थे, इस समय काल पर बिहार के जनरल कौन थे? आयरकुट, ठीक है, आयरकुट। तो ये जो बिहार के जनरल थे आयरकुट, इन्होंने जियालो को पटना से निष्कासित कर दिया गया, है ना, पटना से निष्कासित किया और फ्रांसीसी माल गोदामों पर अपना कब्जा कर लिया। फिर देखें तो 1761 ईस्वी में पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। फिर 1763 की बात करें तो 1763 ईस्वी में डेरिफ की संधि हुई और उसी के तहत फ्रांसीसी कंपनी को अपने खोए हुए जितने भी क्षेत्र थे वो सभी क्षेत्र वापस मिल गए। फिर देखें तो 1793 ईस्वी और 1793 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में फ्रांसीसियों की जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी वो सभी के सभी जो भी व्यापारिक गतिविधियाँ थी वो सारी सिमट कर केवल पौंडीचेरी तक ही रह गई। और उसके बाद देखें तो धीरे धीरे करके 1814 ईस्वी तक बिहार और बिहार के साथ साथ भारत से भी फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई। ठीक है, तो ये थी क्या? फ्रांसीसी कंपनी का इतिहास, है ना। तो बिहार में क्या क्या फैक्ट था वो सारा भी मैंने बताया। भारत के संदर्भ में देखें तो थोड़ी सी लंबी कहानी है, उतनी लंबी कहानी पर नहीं जाना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए तो थोड़ी डेनिश कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में डेनिश कंपनी, तो अगला टाइटल डालिएगा डेनिश कंपनी। ठीक है, डेनिश कंपनी की बात करें तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में जो डेनमार्क था, है ना, डेनमार्क की कंपनी ही डेनिश कंपनी कहलाती थी। तो भारत में जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई उन सभी में डेनमार्क का नाम सबसे अंत में लिया जाता है क्योंकि ये सबसे अंत में आई। बात करें पटना की तो पटना में 1774-75 डेट लिखते हुए चले 1774-75 पटना में 1774-75 ईस्वी में डेनमार्क कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है, कहां? पटना में। ठीक है, कब? 1774-75 ईस्वी में। मई 1775 ईस्वी में पटना की जो डेनिश फैक्ट्री थी, डेनिश फैक्ट्री के प्रमुख यहां पर थे जॉर्ज वर्नर। कौन? जॉर्ज वर्नर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मई 1775 ईस्वी में पटना की जो डेनिश फैक्ट्री थी उसके प्रमुख थे कौन? जॉर्ज वर्नर। उन्होंने बिहार में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे और उनके जो परिषद थे उनसे फरमान की मांग की। कब? मई 1775 में। डेनिश कंपनी का जो मुख्य यहां पर देखें तो यह भी मुख्य रूप से जो यहां का सोरा का व्यापार है, सोरे के व्यापार पर ही अपना ध्यान आकर्षित की थी। और डेनिश कंपनी की बात करें तो यह मुख्य रूप से सोरे का ही व्यापार यहां पर करती थी बिहार में। 1801 ईस्वी की देखें तो 1801 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध आरंभ हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच तनाव उत्पन्न हो गए। साथ ही देखें तो पटना की जो डेनिश फैक्ट्री थी, पटना की डेनिश फैक्ट्री और सेरामपुर की कोठी जो थी उसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। 1802 ईस्वी में आमिया की संधि हुई और भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले जितने भी क्षेत्र थे वो सभी क्षेत्र उनको वापस कर दिया। अंततः देखें तो 1845 ईस्वी तक बिहार के सारे जितने भी डेनिश माल गोदाम थे, जितने भी ठिकाने थे, सब के सब अंग्रेजों के अधीन आ गए। ठीक है, तो देखें तो डेनिश से संबंधित ज्यादा इतिहास नहीं है बिहार में, लेकिन फिर भी जितना था वो सारा चीज मैंने यहां पर बताया। ठीक है, सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी। तो सबसे पहले इनका फैक्ट्री कहां स्थापित हुआ था? 1774-75 में पटना में। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में डेनमार्क
और ग्रेट ब्रिटेन में युद्ध हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी ये दोनों कंपनियों में संघर्ष उत्पन्न हुआ और पटना की जो डेनिस फैक्ट्री थी, डेनिस फैक्ट्री के साथ साथ जो श्रीरामपुर की कोठी थी, दोनों को ही अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। 1802 ईस्वी में क्या हुआ, आमिया की संधि हुई और उसी के तहत भारत में डेनमार्क के जितने भी स्वामित्व वाले क्षेत्रों को कब्जा किया गया था उन सभी को अंग्रेजी कंपनियों ने वापस कर दिया। अंततः 1845 ईस्वी तक बिहार के सारे जितने भी डेनिस कंपनियां थी, है ना, डेनिस कंपनी की जितनी भी माल गोदाम थी, जितने भी ठिकाने थे, है ना, जितनी भी फैक्ट्री थी, सभी के सभी अंग्रेजों के अधीन हो गए और इसके साथ ही बिहार से डेनिस की जो इतिहास है वो समाप्त हो जाती। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए अब अंतिम यहां पर देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह हमारा अंतिम पॉइंट होगा इस क्लास का। अगला डालिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में देखते हैं बिहार से संबंधित। तो बिहार में देखें तो बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्थाई माल गोदाम था, अस्थाई माल गोदामों की स्थापना को लेकर जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी विद्वान हैं, सभी के बीच में मतभेद है। ठीक है, सभी के बीच में मतभेद है। अधिकतर जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो अस्थाई माल गोदाम था उसकी स्थापना 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में हुई थी। अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं। कहाँ? 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा इतिहासकारों में मतभेद है इसको लेकर कि सबसे पहले कहां पर इसकी स्थापना हुई। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा अधिकतर जो इतिहासकार है उनका क्या मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अस्थाई माल गोदाम की स्थापना हुई थी वो 1691 ईस्वी में पटना का जो गुलजार बाग है, गुलजार बाग में की गई थी। कंपनी की अगर अभिरुचि की बात करें, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की अभिरुचि, तो वो अमवर्ती केलिको जो वस्त्र था यहाँ पर उस पर और साथ ही यहाँ का जो कच्चा रेशम था इन सब से संबंधित व्यापार में थी। लेकिन इसके साथ साथ सोरा और अफीम के व्यापार में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अपना इंटरेस्ट दिखाते थे सोरा और अफीम के व्यापार में भी। ये अपने व्यापार का अंग मानते थे इन दोनों को, सोरा को और अफीम को। ठीक है, पटना के समीप लखबार जो था, लखबार में जो कैलिको वस्त्र था, कैलिको वस्त्र का बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्पादन किया जाता था। बड़े पैमाने पर ये कैलिको वस्त्र यहाँ पर लखबार में, पटना के पास ही था लखबार, वहाँ पर बड़े स्तर पर कैलिको वस्त्र का यहाँ पर तैयार किया जाता था। 1664 ईस्वी की बात करें, कब? 1664। ठीक है, तो 1664 ईस्वी में जॉब चरनाक को पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया। नाम भी लिखते हुए चलिए, जॉब चरनाक। ठीक है, कौन? जॉब चरनाक। कब? 1664 ईस्वी में पटना की जो अंग्रेजी फैक्ट्री थी उसका प्रमुख इनको नियुक्त किया गया, जो 1680-81 तक इस पद पर बने रहे। उस समय देखें तो बिहार के सूबेदार कौन थे? शाइस्ता खान। कौन? शाइस्ता खान। ठीक है, तो उस समय देखें तो बिहार के सूबेदार कौन थे? शाइस्ता खान। इनके द्वारा 1680 ईस्वी में, कब? 1680 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगा दिए गए। और जब ये कर लगा दिए गए तो इसी के कारण जॉब चरनाक ने 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लिया। कब? 1686 में। ठीक है, क्यों लूटा? क्योंकि यहां पर शाइस्ता खां के द्वारा इनकी कंपनी पर कर लगा दिया गया था। कितना? 3.5%। और इसी के कारणवश जॉब चरनाक के द्वारा 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप शाइस्ता खां ने बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों की जितनी भी संपत्ति थी सभी को जब्त करने का आदेश दे दिया। ठीक है, जब हुगली को लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा, तब शाइस्ता खां के द्वारा बंगाल और बिहार में अंग्रेजों की जितनी भी संपत्ति थी सभी को जब्त करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन
1690 ईस्वी में एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत अंग्रेजों को पुनः यहां पर व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो स्वतंत्रता कब प्रदान हुआ? 1690 ईस्वी में। मुगल बादशाह की बात करें तो मुगल बादशाह औरंगजेब थे और औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आ गई। उसके बाद देखें तो फर्रुखसियर का जो शासनकाल था, है ना, फर्रुखसियर का शासनकाल, तो उसके शासनकाल में 1713 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। कब? 1713 में। ठीक है, किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? फर्रुखसियर के शासनकाल में पटना की जो फैक्ट्री थी उसको 1713 ईस्वी में बंद कर दिया गया, लेकिन उसने पुनः 1717, पुनः कब? 1717, तो पुनः फिर से 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इसलिए पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में, इसके एक वर्ष पश्चात 1718 में फिर से इन्होंने खोल लिया। किसको? पटना का जो फैक्ट्री थी। क्लियर है? इसके बाद देखें तो नवाब अलीवर्दी खां, है ना, नवाब अलीवर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 ईस्वी में फिर से बंद कर दी गई। किसके दबाव के कारण? अलीवर्दी खां के दबाव के कारण। लेकिन यहां पर देखें तो हॉलवेल के प्रयास, है ना, हॉलवेल यहां पर प्रयास किया और हॉलवेल के प्रयास ने क्या किया? फिर से बिहार में ब्रिटिश आधिपत्य का पूर्ण रूप से यहां पर देखने को मिला। ब्रिटिश आधिपत्य फिर से यहां पर लागू हो गया। किसकी प्रयास पर? याद रखिएगा, हॉलवेल ने यहां पर क्या किया? हॉलवेल ने यहां पर प्रयास किया और प्रयास करने के परिणाम स्वरूप 1755 ईस्वी में, ठीक है, 1750 में अलीवर्दी खां की दबाव के कारण फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, लेकिन हॉलवेल ने प्रयास किया यहां पर, और प्रयास करने के साथ ही 1755 ईस्वी में, यानी कि उसके 5 वर्ष बाद ही पटना फैक्ट्री को फिर से क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। बात कब की है? 1755, है ना, और वो 2 वर्ष के बाद क्या हुआ आप सभी को पता होगा, 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। फिर देखें तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई, और संधि के साथ ही क्या हुआ? बिहार जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य में पूर्ण रूप से आ गया, है ना। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, उन दोनों के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के माध्यम से क्या हुआ? इस संधि के माध्यम से कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन सभी की दीवानी प्राप्त हो गई। किसके माध्यम से? इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। तो यहां तक हमने पूरी कहानी देख ली कि कैसे कैसे बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और अंग्रेजी कंपनियों के द्वारा कैसे कैसे उसकी समाप्ति की गई, और अंततः अंग्रेजी कंपनी के द्वारा 1757 में प्लासी का युद्ध, 64 में बक्सर का युद्ध और 65 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से उड़ीसा, बिहार और बंगाल इन तीनों की दीवानी पर इसका अधिकार हो जाता है। जब यहाँ पर इसकी दीवानी का अधिकार हो जाता है, धीरे धीरे करके है ना, दीवानी का अधिकार ये रख लेते हैं, और जो मुगल सम्राट है उसको निजामत का अधिकार देते हैं। निजामत यानी कि जो प्रशासन था, ठीक है। और अंततः देखे आगे चलकर 1772 ईस्वी में क्या होता है? नवाब के पद की भी समाप्ति कर ली जाती है। ये सारी चीज इसके साथ ही जब यहाँ पर इनकी दीवानी प्राप्त हो गई तो यहाँ पर राजस्व वसूली के नए नए तरीके अपनाए गए। नए नए तरीकों से क्या हुआ? यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों में विशेषकर जो जनजातीय लोग, उनकी जो जीवन यापन की शैली थी वो वनों पर आधारित थी, है ना। लेकिन जब अंग्रेजों का आधिपत्य यहाँ पर हुआ तो इन्होंने बहुत सारी नीतियां लाई। उन नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इनकी जो जीवन शैली थी वो जीवन शैली बड़े स्तर पर प्रभावित हुई, है ना। जैसा जीवन यापन ये करते थे वैसा नहीं होता था। अन्य अन्य प्रकार के यहाँ पर भूमि संबंधी राजस्व वसूले गए, है ना।
उसके बाद इन सबसे क्या हुआ, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन सभी पर बड़े स्तर का शोषण एवं अत्याचार किया गया। और इन अत्याचारों को अंततः, जब अत्याचार किसी के ऊपर बहुत ज्यादा किया जाए तो उनके मन में विद्रोह की भावना आती है, और इन्हीं नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंततः इनके मन में विद्रोह की भावना उठी और बहुत सारे विद्रोह आपको देखने को मिला। उन सभी विद्रोहों को भी हम देखेंगे, जितने भी विद्रोह है वो सारी विद्रोह भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, सबके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जो आंदोलन हुए है ना, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए वो सारे आंदोलन को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो भी इतिहास की क्लास होगी, इतिहास की क्लास के बाद अगर आप सारा नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो कोई भी प्रश्न बिहार के इतिहास से या आधुनिक बिहार के इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, क्योंकि मैं जो यहाँ पर करवा रहा हूँ वो अधिकतर किताबों में नहीं मिलता है। जो भी करवा रहा हूँ कम से कम 7-8 किताबों का निचोड़ निकाल के तब आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।